हाँ तो देखिए, आज हमने शुरू करना है। इतने कम बच्चे क्यों आ रखे हो तुम लोग हैं? ठीक है ठीक है, सुने। तो आज हम शुरू करेंगे ओशनोग्राफी। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे हम ओशनोग्राफी। ठीक है, तो ओशनोग्राफी में हम सबसे पहले देखेंगे कि ओशंस क्या होते हैं और ओशंस के अंदर क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, अच्छा और बताओ मुझे कि हमारे लिए ओशंस इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो हमारा क्या जा रहा है सिक्योरिटी लाइफ से, हमारे लिए ओशंस इंपॉर्टेंट क्यों है? इवेपोरेशन, हाँ ठीक है। और है मिनरल्स भी हाँ एक्सट्रैक्ट होते हैं। देखो, दिस इज सन। हम सन से तीसरे नंबर पर हैं। ठीक है, कितनी गर्मी है। ठीक, अब होता क्या है कि अर्थ में जो है 3/4 पानी ही पानी है, 3/4 क्या है, वाटर है। तो अब तुम देखोगे वाटर है ये, और ये वाटर क्या करता है कि अर्थ पर इक्वेटर पे जो गर्मी पड़ती है, समझ में आया? ठीक है, इस गर्मी को वो तुम्हारा जो है पोलवर्ड ले जाता है। मतलब इक्वेटर उतना गर्म नहीं हो पाता, क्योंकि जो है उसकी हीट पोल्स की ओर ले जाता है वो पानी। मेरी बात समझ गई? ठीक है, और पोल्स को बहुत ठंडा होना चाहिए था, लेकिन पोल्स में क्योंकि वार्म वाटर आ रहा, मतलब जो है गर्म पानी आ रहा है, तो वो उतने ठंडे नहीं हो पाते। और यहां से कोल्ड वाटर तुम्हारा इसकी ओर आएगा। मतलब इक्वेटर ज्यादा गर्म नहीं होता, समझ आ गया, और पोल ज्यादा ठंडे नहीं होते। अगर अर्थ में पानी नहीं होता, समझ आ गया, तो हमारा जो है दिन का टेम्परेचर कम से कम 150 से 200 डिग्री सेल्सियस चला जाता है दिन के वक्त, जैसे नॉर्मल प्लेनेट पे जाता है। समझ में आ गया। और रात के वक्त जो है टेम्परेचर तुम्हारा -100 -150 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे में लाइफ पॉसिबल नहीं होती। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ओशंस है और बहुत लार्ज क्वांटिटी में ओशंस हैं। ये क्या करते हैं, अर्थ को जो है एक हैबिटेबल जोन बनाते हैं। क्योंकि अगर दिन का टेम्परेचर, अब देखो ना, हम 3rd नंबर पर हैं मेरी बात में, लेकिन क्या होता है कि टेम्परेचर को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। मेरी बात में, और पूरे अर्थ में जो है हम देखते हैं, पूरे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है 34-35 डिग्री सेल्सियस रह पाता है ऑन एन एवरेज टेम्परेचर, जितना हमारा 37 डिग्री के आसपास है ना। मेरी बात में, तो पहली बात तो ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, पहली बात ये थी। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। दूसरी बात, जितना भी जो है हम देखते हैं कि हमारी जो तुमने बोला मरीन लाइफ, मतलब हमारा जो है सी फूड, प्रोटीन का सोर्स, जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, वो कहाँ से आता है, सी से आता है। मेरी बात समझ गई? ठीक है ना। और हम देखते हैं कि इसका मतलब सी फूड भी वहीं से आ रहा है, तो जिससे हमारी जो है ब्लू इकोनॉमी, पूरे अर्थ की ब्लू इकोनॉमी सस्टेन रहती है। समझ आ गया? क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो है जगह है वो तुम्हारे ब्लू इकोनॉमी पे डिपेंड करती है, नीली अर्थव्यवस्था। इसका मतलब है जो एक्वाकल्चर है, ये सब जितनी भी चीजें हो गई उस पर डिपेंड करता है। तो समझ आ गया। तीसरी बात, ओशियंस जो है मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है। अगर ओशियंस ना हो तो CO2 का लेवल अर्थ में बहुत बढ़ जाएगा, तो CO2 को ये अब्जॉर्ब कर रहा है। समझ में आया? तो मैक्सिमम CO2 कहाँ पर स्टोर्ड है, ओशंस में स्टोर्ड है। मेरी बात को समझ आ गई? ठीक है। प्लस तुमने बोला कि सर मिनरल ऑयल है ना, जितने भी मिनरल ऑयल्स हैं
मिनरल ऑयल है, क्रूड ऑयल जितना भी है वो सब हमारा कहाँ से आता है? इज इट क्लियर? ओशंस का मतलब हो गया कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं वो, वहाँ से मोस्टली आता है तुम्हारा। मेरी बात तुमको समझ में आ गई है? ठीक है, इस तरह से, इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ओशंस। इज इट क्लियर? अब जो हमारा ये स्टार्ट होगा तो इसमें हम देखेंगे, टॉपिक लिखेंगे प्रोफाइल ऑफ द ओशन फ्लोर, प्रोफाइल ऑफ द ओशन फ्लोर, ठीक है, प्रोफाइल ऑफ द ओशन फ्लोर। तो इसमें मैं बना रहा हूं तुम्हारे, देखें ओशन फ्लोर की प्रोफाइल, ठीक है, ये है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अब यहां देखें, सबसे अच्छा ये है हमारा कोस्ट, दिस इज आवर कोस्ट, तट है। अब क्या होता है कि कोस्ट पर जो है हम देखते हैं कि बहुत ही जेंटल स्लोपिंग जो चीज है नजर आ रही है हमको, मेरी बात समझ, इसका स्लोप बहुत कम है, तो इस चीज को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या बोल देते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, शेल्फ। अब ये शेल्फ जो है ऐसे बन सकती है कि मान लेते हैं कि कभी समुद्र का लेवल यहां तक होगा, ये तुम्हारा कोस्ट होगा, लेकिन अब क्या है, ये चीज डूब चुकी है, तो वो हमारा, इज इट क्लियर? ठीक है ना, ये चीज। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो है डिपोजिशन से जो है ये बना हो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, नदियों ने जो डिपोजिशन किया उससे बना हुआ है, तो जैसे ही बना होगा तो ये होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इतना समझ आ गया? इसकी स्लोप काफी कम होती है। और कल हमने जैसे पढ़ा था, प्लैंक्टन्स पढ़े थे हमने, प्लैंक्टन्स, तो क्योंकि यहाँ पर बाकी तो समुद्र में तो बहुत गहराई है, यहीं पर हम देखेंगे प्लैंक्टन्स अच्छे खासे पाए जाते हैं। मेरी बात में आ गई? यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? प्लैंक्टन्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे अच्छे खासे जो है प्लैंक्टन्स पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट पेनिट्रेट कर रही है, हालांकि यहाँ पर भी पेनिट्रेट कर रही है, लेकिन हम देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ में क्योंकि मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, नदियाँ मिनरल्स लाती हैं, ठीक है ना, तो प्लैंक्टन्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादा यहाँ पर होती है। अब क्योंकि जब प्लैंक्टन ज़्यादा पाए जाएंगे तो इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ में इनको कंज्यूम करने के लिए पूरा एक जो है क्या होगा, हम देखते हैं कि फूड वेब होगा, भोजन श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला होगी, फूड चेन होगी, तो यहाँ पर जो है मछलियाँ उछलियाँ ये सब जो है इस तरह से तुम्हारी पाई जाती है। मेरे बात समझ में? तो उसका मतलब जो है जितना, मतलब ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हमारी जो ब्लू इकोनॉमी है इस पर डिपेंड करती है। इज इट क्लियर? लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो नदियाँ गिर रही हैं और सारी नदियाँ हमारी पॉल्यूटेड है, प्रदूषण है वो है इसमें। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो है हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो कि हमको फूड प्रोवाइड कर रही थी वो पूरा, और हमारी इकोनॉमी बढ़ा रही थी, तो वो क्या होगा, ऐसे में अगर वो पॉल्यूट हो गई तो प्लैंक्टन्स और ये जो मछलियां हैं ये मर जाएंगी। अब क्या होगा कि ये धीरे धीरे करते करते जो है यहाँ नहीं पाए जाएंगे, इधर पाए जाएंगे ऊपर। मेरी बात तुमको समझ में आ रही है? अब ऐसे में क्या होगा, जब हम जो है जो मछुआरे होंगे वो जाएंगे तो पहले उनको बहुत पास मिल जाता था,
लेकिन अब उनको काफ़ी दूर समुद्र में जाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? तो इंसानों के कारण हम देखेंगे कि मछुआरों को बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ रहा है अपने कोस्टल वाटर से। और क्योंकि ओशंस में कोई जो है दीवार तो है नहीं कि भाई इसके बाद दूसरा देश शुरू हो गया, तो होता क्या है कि वो बहुत दूर जाते हैं मछली की खोज में और फिर वो दूसरे कोस्टल वाटर में आ जाते हैं। जैसे गुजरात से चले गए, चलते चलते उनको पता नहीं चला कब पाकिस्तान के वाटर में एंटर कर गए, और वहाँ पर फिर वो पुलिस उनको जो है कोस्ट गार्ड उनको या तो गोली मार देते हैं, अब तो जो है खैर तो इंटरनेशनल लॉ में कि उनको पकड़ लो, उनको पकड़ लेते हो। अब उनको क्या पता है कि कौन खुफिया विभाग का है, क्या है, कोई मछुआरा है, वहाँ के यहाँ बंदे, यहाँ के वहाँ बंदे, यहाँ के श्रीलंका बंदे, श्रीलंका के यहाँ बंदे, समझ आ गया। और ये सब हो रहा है हमारी इसकी वजह से, हमारी जो है पोल्यूशन की वजह से जो है ये चीज़ हो रही है, पूरा हमारा पॉल्यूटेड। इज इट क्लियर? ठीक है, तो दिस इज योर कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा? अच्छा, जरूर नहीं है कि हर जगह जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ बिल्कुल एक ही तरह का स्लोप हो, मेरी बात समझ गई? कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं पर तो क्या होता है हम देखते हैं कि सीधा तुम्हारा जो है ओशन डेप्थ में होता है। बट हम देखेंगे जहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसकी मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो जगह होगी यहाँ पर आकर के कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म हो रही है, समझ आ गया? ठीक है, यहाँ खत्म हो रही है, तो जो है इसको हम बोल देंगे कॉन्टिनेंटल एज, कॉन्टिनेंटल एज मतलब महाद्वीपीय किनारा, एज है कि नहीं है ये? ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि एकदम जो है ढलान है समुद्र में, और इसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप, समझ आ गया? कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल स्लोप, क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ढलान करते 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 अब यहाँ पर ढलान थोड़ी कम हो रही है, हालांकि नीचे जा तो रहा है बट यहाँ पर ढलान जो धीरे धीरे करके जो है कम हो रही है, और हम देखेंगे इस तरह से, इसको बोलेंगे हम, फिर से वो उठने लगेगा, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल राइज मतलब उठने लगेगा, महाद्वीपीय उत्थान, समझ आ गया इस तरह से? ठीक है, ये चीज यहाँ पर आकर के तो एकदम से शार्प बेंड होता है, और हम देखते हैं यहाँ पर जो है क्या होता है, नीचे जाती है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रेंच, गर्त, क्या बोलेंगे? गर्त, ट्रेंच, ठीक है। जैसे मरियाना ट्रेंच, इसका सबसे ये वाला पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे डीप, क्या बोलेंगे? डीप। जैसे कि चैलेंजर डीप, मरियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप सबसे अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट है, समझ आ रहा है? ठीक है, ये अब आगे चलेंगे हम, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ देखें पहले, इसके बाद हम देखेंगे एकदम प्लेन एरिया आ जाएगा आपका, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे एबिजल प्लेन, मतलब जैसे हमारे प्लेन हैं अर्थ पर वैसे ही प्लेन वहां पर होंगे, तो इसको हम बोलेंगे एबिजल प्लेन। क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, ये चीज है। अब अगर यहाँ पर जो है कोई पहाड़ इस तरह से है, तो उसको उसको हम बोल देंगे सबमेरीन माउंट या सी माउंट बोल देंगे, क्या बोल देंगे? सुने भाई, पहले जो है वो पानी तो था नहीं धरती पे, तो जितना भी जो है जितने भी तुम ऊपर पहाड़ देख रहे हो, अगर ये नीचे हैं तो वो नीचे पहाड़ होंगे, यहाँ पर अगर घाटियां हैं तो वहां भी घाटियां होंगी, इज इट क्लियर? ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे सी माउंट, क्या बोल देंगे? सी माउंट। और अगर वही सी माउंट की जो है फ्लैट है थोड़ा सा, इसको हम बोलेंगे गायट्स, GUYOTS, गायट्स। तो इस तरह की चीजें जो है देखी जाएंगी, ठीक। जैसे हमारी अर्थ की सतह पर सरफेस ऐसा होता है ना, क्या होती है? रिज होती है, रिज होती है, जिसको हम बोलते हैं कटक, क्या बोलते हैं? कटक बोलते हैं। उसी तरीके से अगर यहाँ पर भी हमारी जो है ऐसे कहीं यहाँ पर कुछ रिज हो गई इस तरह से, तो उसको हम बोलेंगे सबमेरीन रिज, क्या बोल देंगे? सबमेरीन रिज, मतलब जो डूबी हुई कटक। पक्का? कुछ समझ आ रहा है? उसको पहले नोट कर लो।
यहाँ तुम कुछ इस तरह से नाव भी बना सकते हो, ठीक है। इतने कम लोग, बताओ, आज तो मौसम ठीक है, तो ज़्यादा गर्मी रहती तो लोग आ रहे थे, हैं। हाँ, उत्तराखंड की क्लास नहीं है आज। और हिस्ट्री क्लास होगी तुम्हारी। लिख दिया, लिखें। द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज द जनरल, सबसे पहले लिखेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, हेडिंग डालेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ is a general seaward sloping surface extending from the coast towards the open sea, लिख दिया। इसमें लिखेंगे it is generally formed by the drowning of, मतलब डूबना, drowning of part of the continent with the relative rise in the sea level or marine deposition beneath the water, लिखेंगे इसमें the average width of continental slope is about 70 kilometer and mean slope is less than 1 degree. मीन स्लोप, एवरेज स्लोप, ठीक है, इज लेस देन 1 डिग्री, लिखेंगे। ठीक, लिखें द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज ऑलमोस्ट एब्सेंट, द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज ऑलमोस्ट एब्सेंट of the eastern Pacific, almost absent of the eastern Pacific, in the eastern Pacific, especially in South America, लिखेंगे along other coasts it is broad, for example the eastern coast of United States is 120 kilometer wide, तभी तो वहां ज्यादा मछलियां होती हैं, समझ में आ गया ये चीज। हिंदी में लिखेंगे, अच्छा सॉरी, आगे लिखो, पहले मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ। लिखें मेरीन, लिखेंगे मेरीन फूड almost comes from them, and about 20% of the world production of petroleum
world production of petroleum and gas comes from the shelves. ठीक है, comes from the shelf, the continental shelf. हिंदी में लिखेंगे सपना, लिखेंगे महाद्वीपीय शेल्फ, लिखेंगे समुद्र, महाद्वीपीय शेल्फ समुद्र की ओर मंद ढाल वाली जगह होती है। आमतौर पर यह महाद्वीप के डूबने से बनती है। महाद्वीप के डूबने से बनती है, सॉरी, महाद्वीप के कुछ हिस्से से के डूबने से बनती है, या फिर समुद्र में निक्षेपण से इनका निर्माण होता है। लिखेंगे, समझ में आ गया, वाटर शेल्फ। लिखिए महाद्वीपीय शेल्फ की औसतन चौड़ाई, महाद्वीपीय शेल्फ की औसतन चौड़ाई लगभग 70 किलोमीटर है और इसकी औसतन ढाल 1 डिग्री से कम होती है। लिखेंगे दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर महाद्वीपीय शेल्फ लगभग ना के बराबर है, लगभग ना के बराबर है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर इसकी चौड़ाई 120 किलोमीटर के लगभग है, 120 किलोमीटर के लगभग है। लिखेंगे समुद्रीय खाद्य पदार्थ लगभग सभी यहीं से आते हैं, लगभग सभी यहीं से आते हैं। और विश्व के 20% कच्चे तेल और गैस का उत्पादन महाद्वीपीय शेल्फ से होता है। अब लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसी में ही, कॉन्टिनेंटल स्लोप। अच्छा समझा तो दिया, बस लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है। लिखेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप, स्लोप क्या होगी, एकदम ढाल जो होती है। कॉन्टिनेंटल स्लोप महाद्वीपीय ढाल। देखिए एट द एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, at the edge of the continental shelf, the seaward slope becomes considerably steep, comma, the angle of slope varying between 2 degree to 5 degree, 2 degree to 5 degree।
लिखेंगे दिस स्टीप स्लोप which descends this steep slope which descends to a depth of about 3660 meter 3660 meter from the sea level is known as continental slope is known as continental slope. लिखें द कॉन्टिनेंट नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे द कॉन्टिनेंटल स्लोप along many coasts of the world along many coasts of the world is furrowed by FURROWED is furrowed by डीप कैन लिखेंगे डीप कैनियंस या देखो कैनियन ट्रेंच है ना डीप कैनियंस लाइक ट्रेंचेस डीप कैनियंस लाइक ट्रेंचेस ठीक है ट्रेंचेस फुल स्टॉप ट्रेंचेस इज इट क्लियर लिख दिया इसमें लिखेंगे these trenches terminating as a fan shaped deposits at the base बताया था ना चापाकार पहाड़ों से नीचे उतरते हैं तो ड्राई डेल्टा टाइप का बनता है उसी तरह से यहां भी बनता है ठीक है हिंदी में लिखेंगे महाद्वीपीय ढाल लिखेंगे महाद्वीपीय शेल्फ के किनारे से समुद्री ढाल की तीव्रता बढ़ती जाती है और यह 2 से 5 डिग्री की ढाल उत्पन्न करता है 2 से 5 डिग्री की ढाल उत्पन्न करता है लेकिन यह तीव्र ढाल जो कि समुद्र की सतह से ये तीव्र ढाल जो कि समुद्र की सतह से 3660 मीटर नीचे पाई जाती है उसे महाद्वीपीय ढाल कहते हैं लिख दिया लिखेंगे विश्व के तटों के निकट महाद्वीपीय ढाल के किनारे पर लिखेंगे ट्रेंच पाई जाती है गर्त पाई जाती है और इस गर्त के आधार में चापाकार निक्षेपण पाए जाते हैं समझ आ गया अब लिखेंगे कॉन्टिनेंटल राइज महाद्वीपीय उत्थान लिखें it has an average slope
of 0.5 to 1 degree, 0.5 to 1 degree and its general relief is low, ठीक है, जनरल रिलीफ इज लो। देखिए हिंदी में महाद्वीपीय उत्थान, इसकी औसतन ढलान औसतन ढलान 0.5 डिग्री से 1 डिग्री की होती है। समझ में आ गया? ठीक। और यह समतल भी होते हैं। नेक्स्ट ये देखो, एबिजल प्लेन। एबिजल प्लेन क्या है? एकदम मैदान है जैसे, है ना, समुद्र के अंदर। लिखें एबिजल प्लेन, बियॉन्ड द कॉन्टिनेंटल राइज, beyond the continental rise lie the deep sea plain, known as abyssal plain, or abyssal floor, देखेंगे they occupy 40% of the ocean floor, 40% of the ocean floor. They are bounded by the hills, on the seaward side, ठीक है, सीवर्ड साइड। लिखें हिंदी में इसको बोलते हैं अतल मैदान, देखिए महाद्वीपीय उत्थान के बाद समुद्र की तरफ गहराई में समुद्री मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें एबिजल मैदान या अतल मैदान या अतल फर्श कहते हैं, ये समुद्री तलहटी में 40% का क्षेत्रफल घेरते हैं। ठीक, लिख दिया सपना, घेरते हैं, ठीक है। लिखेंगे इनके आसपास समुद्र की तरफ पर्वत होते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे नेक्स्ट, सबमेरीन रिजेस, रिज मतलब ऐसे करके कटक, ठीक है, समुद्र के अंदर सबमेरीन रिजेस, समुद्री कटक। और बेसिकली सुनो ये क्या है, सुनो पानी के अंदर ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और तुम्हें मैंने बताया था ना, अटलांटिक ओशन में सबसे लंबी जो है दुनिया की माउंटेन रेंज है। इज इट क्लियर? ये इतनी लंबी माउंटेन रेंज है और मतलब अटलांटिक ओशन के बीचों बीच है, क्योंकि जब जो है प्लेट्स दूर जा रही हैं तो क्या होगा,
लावा बाहर आएगा, मैग्मा बाहर आएगा और वो ऐसे पर्वतों का निर्माण करेगा, उनको हम बोलते हैं कटक। और ये जो रिज है ये इतनी बड़ी है, इसमें तुम जो है हिमालय, एल्प्स, रॉकीज, एंडीज इनको जोड़ दोगे, इनटू 4 करोगे, समझ में आ गया? कितनी, पहले बताओ ना, तुम देखो कितना बड़ा तुम एंडीज रेंजेस है, और फिर जो है हाँ लेंथीएस्ट रेंज है, और फिर हम देखेंगे रॉकीज, फिर हिमालय। तो इन सबसे बड़ी जो है, और इसका दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज धरती की सतह पे नहीं है, नीचे है, पानी के अंदर है। मेरी बात समझ गई? लिखें, दे आर द माउंटेन रेंजेस, they are the mountain ranges located on the floors of the ocean. लिखेंगे these submarine ridges of high relief forms the longest mountain system on the earth. लिखिए, total length of submarine ridges system is more than 75,000 किलोमीटर। 75,000 किलोमीटर, समझ में आ गया? और काफी ज्यादा ये रिजेस कहाँ है? ओशंस के बीच में लोकेटेड होती है, समझ में आ गया? लिखेंगे इसमें, अ लार्ज नंबर ऑफ ridges are placed centrally in the oceans, ठीक है, इन द, और सुने, इन्हीं की कुछ हाईएस्ट पीक्स हमको माउंटेन, सॉरी, इनकी जो हाईएस्ट पीक जो बाहर आ रही है उनको हम आइलैंड बोल देते हैं, समझ में आ गया? आइलैंड्स, टापू, द्वीप। लिखेंगे, देयर समिट में राइज above sea level, forming islands। हिंदी में लिखेंगे, देखिए, यह समुद्री पर्वत श्रृंखलाएं, लिखेंगे, समुद्र की तलहटी पर स्थित हैं, होती हैं, और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण करती है। लिखेंगे, धरती पर पाई जाने वाली समुद्री कटक तंत्र 75,000 किलोमीटर से भी अधिक हैं। लिखेंगे, ये समुद्री कटक, लिखेंगे, महासागरों के मध्य स्थित हैं, ठीक है जी। देखिए, इनकी चोटियां समुद्र तल से बाहर आकर टापुओं का निर्माण करती हैं। इज क्लियर? अब लिखेंगे नेक्स्ट,
एबिजल हिल्स, एबिजल हिल्स, ठीक है, जैसे एबिजल प्लेन थे वैसे एबिजल हिल। अतल पर्वत, अतल पर्वत, ठीक है, लिखें अ सबमेरीन माउंटेन और पीक, अ सबमेरीन माउंटेन और पीक। अच्छा इसमें सुनो एक चीज देख लो, अगर वो 1000 मीटर से ऊंची है, उसके आसपास है, तो उसको हम एबिजल हिल बोल देंगे। मेरे पास में आ गई। और उसी एबिजल हिल का अगर जो है थोड़ा सा फ्लैट होगा, थोड़ा टॉप, उसको हम क्या बोल देंगे, गाइड्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे, गाइड्स बोल देंगे। देखिए अ सबमेरीन माउंटेन और पीक rising more than 1000 meters, rising more than 1000 meters above the ocean floor, above the ocean floor is known as, is known as, देखो एबिजल हिल बोलेंगे, बट अगर जो है 1000 मीटर से ऊपर गई है, ठीक है ना, तो उसको हम बोल देते हैं सी माउंट। जैसे बोलते हैं ना माउंटेन, इज नोन एज सी माउंट। लिखो इज नोन एज सी माउंट। लिखिए द फ्लैट टॉप्ड सी माउंटेन्स आर नोन एज गायट्स, GUYOTS, गायट्स। लिखिए, लिख दिया। सी माउंट्स एंड गायट्स आर वेरी कॉमन, सी माउंट्स एंड गायट्स आर वेरी कॉमन इन द पैसिफिक ओशन। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे। लिखिए अतल पर्वत, समुद्र की तलहटी पर स्थित पर्वत अतल पर्वत कहलाता है। और अगर ये तलहटी से 1000 मीटर ऊपर स्थित है, 1000 मीटर के ऊपर स्थित है, तो अतल पर्वत को स्थित है, तो अतल पर्वत को सी माउंट कहा जाता है, सी माउंट कहा जाता है। देखिए अगर अतल पर्वत का ऊपरी भाग समतल होता है तो उसे गायट कहा जाता है, तो उसे गायट कहा जाता है। हाँ, GUYOTS, गायट्स। अच्छा एक पॉइंट और डाल दो भाई, इंग्लिश वालों, इसमें लिखो दे आर ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। ठीक है ना, लिखेंगे यह, हिंदी में लिखेंगे इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखियों द्वारा होती है। देखिए प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में लिखेंगे सी माउंट और गायट बहुतायत रूप से पाए जाते हैं, बहुतायत रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सबमेरीन ट्रेंचेस और डीप, सबमेरीन ट्रेंचेस और डीप। ठीक है, सबमेरीन ट्रेंचेस और डीप, समुद्री गर्त,
समुद्री गर्त। देखिए, they are the deepest part of the ocean, they are the deepest part of the ocean with their bottoms, with their bottoms far below the average, with their bottoms, with their bottoms far below the average level of the ocean floor। फ्लोर लिखें, a long narrow, a long narrow and steep sided depression, and steep sided depression on the ocean bottom, on the ocean bottom is called as trench, is called as trench। लिखेंगे, among the trenches of the Pacific Ocean, among the trenches of the Pacific Ocean, the Mariana Trench, the Mariana Trench off the coast of Guam Islands, off the coast of Guam Islands, देखो गुआम दिख रहा है, देखो पैसिफिक ओशन दिख रहा है, उसमें लिख रहा है फिलीपीन सी दिख रहा है, फिलीपीन सी के बगल में गुआम दिख रहा है, तो गुआम लिखेंगे। गुआम आइलैंड्स इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड। समझ में आ गया? हिंदी में लिखेंगे, लिखेंगे ये समुद्र के सबसे गहराई हिस्सों में गिना जाता है, और इनकी गहराई औसतन समुद्र की तलहटी से नीचे पाई जाती है। लिखेंगे, एक लंबी संकरी और तीव्र ढाल वाली घाटी जो समुद्र की तलहटी पर पाई जाती है, जो समुद्र की तलहटी पर पाई जाती है, उसे गर्त कहा जाता है, उसे गर्त कहा जाता है। लिखिए, उसे गर्त कहा जाता है। लिखें, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त मेरियाना गर्त है, मेरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के निकट है। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है भाई। इसमें लिखेंगे हम, ठीक है, प्रोफाइल ऑफ द ओशन फ्लोर। अब इसमें लिखेंगे, जो हमारे एग्जाम में आती है कि इंडियन ओशन में कौन कौन सी कटक है, रिजेस है, वो बहुत बार पूछते हैं, इसमें टॉपिक डालेंगे। देखिए, द इंपॉर्टेंट रिजेस फाउंड इन द इंडियन ओशन, फाउंड इन द इंडियन ओशन।
हिंद महासागर में पाई जाने वाली, हिंद महासागर में पाई जाने वाली समुद्री कटक, तो लिखेंगे पहला लक्षद्वीप शैगॉन रिज, लक्षद्वीप, फर्स्ट लिखेंगे लक्षद्वीप शैगॉन कटक, कटक शैगॉन कटक, ठीक है। रिज, हाँ हाँ, रिज मतलब कटक, लक्षद्वीप शैगॉन रिज, और लिखेंगे कौन कौन सी है, सेंट पॉल रिज लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2 सेंट पॉल रिज, मतलब सब कहाँ है, इंडियन ओशन में, ठीक है। सेंट पॉल रिज लिखेंगे, लिखेंगे एम्स्टरडैम रिज, एम्स्टरडैम रिज, ठीक है, ठीक है। ये लिखेंगे सकोट्रा छैगोस रिज, सकोट्रा SACOTRA, सकोट्रा डैश शैगोस CHAGOS, शैगोस रिज, सेशलीज रिज, सेशलीज SEYCHELLES, सेशलीज रिज, ठीक है। वो देखो वहां दिख रहा है मेडागास्कर, दिख रहा है मेडागास्कर के ऊपर दिख रहा है सेशलीज, दिख रहा है सेशलीज, जहां बुरुंडी लिखा हुआ उसके नीचे, दिख रहा है सेशलीज, ठीक है ना, ये चीज है। और ऐसे तुम्हारा जो है यहाँ पर सकोट्रा डिज्नी, अच्छा रिज तो नहीं दिखाई हुई ना पर, बस ये सेशलीज आइलैंड्स हैं तो उसके अगल बगल है, ठीक है। आगे लिखेंगे सेशलीज रिज लिख दिया, लिखेंगे साउथ मेडागास्कर रिज, दक्षिण मेडागास्कर कटक, और ये कहां पर होगी, मेडागास्कर के पास होगी, ठीक है, नियर मेडागास्कर से लिखेंगे, ठीक है। प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट रिज, प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट रिज, क्रोजेट CROZET, प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट रिज, और ये कहा है कि जो मेडागास्कर रिज है ना, साउथ मेडागास्कर, उससे आगे बढ़ती है उसको ये नाम दिया जाता है, ठीक है। आगे लिखेंगे हम, ठीक है। अंडमान निकोबार रिज, बेसिकली अंडमान निकोबार इसी रिज पर ही है, समझ में आ गया, अंडमान निकोबार रिज। नेक्स्ट कार्ल्सबर्ग रिज, कार्ल्सबर्ग, कार्ल्सबर्ग रिज, ठीक है। अच्छा इसके आगे लिखेंगे, डैश करके लिखेंगे इसके आगे, देखें ये अरेबियन सी को दो भागों में बांटती है, लिखेंगे इट डिवाइड्स द, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ तुम्हारे, कार्ल्सबर्ग रिज, इट डिवाइड्स द अरेबियन सी इनटू 2 पार्ट्स, इसके नीचे अंडरलाइन इंपॉर्टेंट लिख दो, मेरी बात समझ गई, ये चीज, इज इट क्लियर, ठीक, ये चीज होगी। अच्छा एक मिनट और देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट छूट तो नहीं गया कुछ, ठीक है। हाँ अब लिखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक हाँ अब लिखेंगे सैलिनिटी ऑफ द ओशंस, महासागरों की लवणता, सैलिनिटी ऑफ द ओशंस,
महासागरों की लवणता। अब देखें सबसे पहले देखिए सैलिनिटी, ठीक, ये देखिए, देखिए पानी भी खारा होता है, सॉरी पानी मतलब नदी भी खारी होती है और समुद्र खारा होता है। समझ में आ गया? अब सवाल ये है कि जो है रिवर है, दिस इज अ रिवर, रिवर में सलाइनिटी कहाँ से आती है और नमक कहाँ से आता है? जब नदी जो है पहाड़ों से निकलती है, समझ में आ गया, तो पत्थर पे इरोजन करती है, रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, तो इसका मतलब जब नदी चलती है तो ये मिनरल्स पत्थर से घुलते रहते हैं। मेरी बात में आ गई? और हम देखते हैं नदी में धीरे धीरे करके सॉल्ट जो है आते रहते हैं। मेरी बात में आ गई? नदी और आगे बढ़ेगी, उसमें और सॉल्ट घुलेंगे, करते 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 जो है जब नदी जाहिर सी बात है अब समुद्र में गिरेगी तो तुम देखो वो कितनी सलाइन हो चुकी होगी। मेरी बात में समझ आ गई? इसका मतलब जितनी भी नदियां हैं जो वो समुद्र में गिर रही हैं तो वो धीरे धीरे करके उनका सॉल्ट बढ़ रहा है और वो सॉल्ट फिर कहाँ डिपॉजिट हो रहा है? समुद्र के अंदर। समझ में आ गया? अब हम देखेंगे कि समुद्र के अंदर जो है सॉल्ट है तो ऑब्वियस सी बात है समुद्र ज्यादा खारा होगा, नदी भी खारी होगी लेकिन नदी का खारापन काफी हद तक कम होता है। इज इट क्लियर? अब हर नदी की अपनी सलाइनिटी का लेवल होता है, लवणता का स्तर होता है उसका। मेरी बात समझ में आ गई? अब लिखेंगे हम मेजरमेंट ऑफ सलाइनिटी, मेजरमेंट ऑफ सलाइनिटी। देखें जैसे सपोज हमने क्या किया, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, हमने 1000 बकेट्स ऑफ वाटर लिए, 1000 बकेट्स ऑफ वाटर, बाल्टी है ये, ठीक है, ऐसी हमने 1000 बाल्टी ली और 1000 बाल्टी को किसी बड़े से टब में हमने डाला, ठीक है। अब 1000 बाल्टी में हमने वो इसमें पानी डाला और हमने मान लेते हैं कि 30 बाल्टी या 30 बकेट हमने उसमें नमक डाल दिया, ठीक है। 1000 बाल्टी को हमने लिया, पानी लिया, डाला, उसमें हमने 30 बकेट सॉल्ट डाल दिया, घोल दिया। तो अब हम बोलेंगे उस पानी की सैलिनिटी 30 पर 1000 होगी। परसेंट तो हो गया, ये सेंट का मतलब होता है 100, तो बट ये तो हमने 100 से लिया नहीं है, हमने क्या लिया 1000 से लिया है, तो यहां हम जो है ऐसे करके ये दो गोले कर देंगे। तो अब हम बोलेंगे उसकी सैलिनिटी इतनी हो गई। समझ में आ गया? मतलब 1000 यूनिट्स ऑफ वाटर में कितने यूनिट सॉल्ट डिसॉल्व है वो उसकी सैलिनिटी डिक्लेयर हो जाती है। समझ में आ गया? 1000 इकाई पानी में अगर जितने इकाई नमक होगा यूनिट, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, उसकी लवणता हो जाएगी। समझ आया? ठीक है, लिखेंगे, लिखें सैलिनिटी, मेजरमेंट ऑफ सैलिनिटी में लिखेंगे इफ 1000, सॉरी ऐसे लिखो, इफ x unit of salt, if x unit of salt is dissolved in 1000 units of water, 1000 units of water, then its salinity will be x per 1000, x per 1000। मेरी बात समझ में? अच्छा, और इसको जनरली आम भाषा में परसेंट ही बोला जाता है। समझ आ गया? और परसेंट, इज इट क्लियर? ये चीज देखें, अगर x इकाई नमक 1000 इकाई पानी में घोला जाता है,
तो लवणता x आती है। समझ आ गया? x क्या आएगी? पर 1000 आएगी। ठीक है, ये चीज। इज इट क्लियर? अब लिखेंगे इस पे, it should be noted that the average salinity of the ocean is 35.2 per thousand. 35.2 per thousand. समझ आ गया? लिखेंगे and the salts and the salt which are dissolved in the water, sorry, in the ocean, लिखेंगे mainly is the sodium chloride. Mainly is sodium chloride. It accounts for nearly 77% of the total dissolved salts in the ocean. समझ आ गया? ओशन में जितना नमक घुला है उसमें 77% अकेला सोडियम क्लोराइड है, जो नमक हम खाते हैं। तो नमक ही नमक है। समझ आ गया? लिखिए, हिंदी में लिखेंगे, लिखिए समुद्रों की औसतन लवणता 35.2% है पर 1000 में। 35.2% या पर 1000 है। लिखेंगे महासागरों में 77% सोडियम क्लोराइड नमक घुला है। ठीक है, बात समझ आ गई? 70% क्या है? सोडियम क्लोराइड घुला हुआ है। ठीक है, ये चीज है। लिखें इस पे, अब लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी ऑफ द ओशंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग salinity of the oceans। ठीक है, ये चीज। अब यहां देखें, सबसे पहली बात, हाँ तो वही बता रहा हूं मैं। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी, यही तो बता रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, तुमने पहले बता दिया हो। ठीक है, देखें सबसे पहली बात, अगर मान लेते हैं किसी समुद्र में, ठीक है, मान लेते हैं बारिश हो रही है ज्यादा। समझ आ गया? ठीक है, अब सुने, अगर तुम्हारा जो है प्रेसिपिटेशन ज्यादा है, मेरी बात में इवेपोरेशन से, ठीक है, मतलब इवेपोरेशन बाष्पीकरण कम हो रहा है और प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या देखा जाएगा? सैलिनिटी कम देखी जाएगी, ऑब्वियसली बात है। और अगर हम देखेंगे इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है तो प्रेसिपिटेशन से सैलिनिटी बढ़ेगी। अब इक्वेटर के पास जो है बारिश ज्यादा होती है तो वहां पर पानी कम खा रहा है। पोलर रीजन्स में तुम्हारा बर्फ पिघलती है, फ्रेश वाटर ऐड होता है, वहां सैलिनिटी कम होगी। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में सैलिनिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहां पर इवेपोरेशन ज्यादा है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है। वैसे देखा जाए तो इक्वेटर में गर्मी ज्यादा मतलब पड़ती क्यों पड़ती है, लेकिन क्या होता है वहां बारिश ज्यादा होती है, तो उसमें क्या हो जाता है कि सैलिनिटी कम हो जाती है। तो अगर तुमसे पूछेंगे, ये तुम्हारे क्वेश्चन आ रखा है बल्कि, कि सैलिनिटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तुम बोलोगे
ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे, इफ द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, if the amount of precipitation, if the amount of precipitation exceeds than that of evaporation, then salinity tends to decrease. On the other hand, लिखेंगे, if the evaporation exceeds the amount of precipitation, then salinity tends to increase. लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, अगर वर्षण की दर वाष्पीकरण दर से अधिक होती है तो समुद्रों की लवणता घटती है। ठीक है। वहीं दूसरी ओर अगर वाष्पीकरण की दर वर्षण की दर से अधिक होती है तो उन समुद्रों में लवणता बढ़ जाती है। ठीक है, इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। इट इज फॉर दिस रीजन that tropical and subtropical regions, have high level of salinity, लिखेंगे full stop. It should be noted that at the equator, लिखेंगे precipitation occurs all the year round, and therefore the equatorial seas have lesser salinity. Than the tropical region. ठीक है। अच्छा, आगे से इसी के लिखेंगे आगे से, इसी कारणवश धरती पर सबसे अधिक लवणता क्या लिखा, इसी कारणवश धरती पर सबसे अधिक लवणता उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। समझ आ रहा है? लिखें, भूमध्य रेखा पर वर्ष भर वर्षा होती रहती है, जिसके कारण
भूमध्य क्षेत्रों में लवणता कम पाई जाती है। एक मिनट, भूमध्य क्षेत्र, सॉरी, भूमध्य रेखा के, रेखा कहाँ है आज, भूमध्य रेखा के लिखेंगे समुद्रों में लवणता कम पाई जाती है। ठीक है। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू देखें। दूसरी बात यह है कि अगर ज्यादा आइसबर्ग, ठीक है, जिस समुद्र में जा रहे हैं तो आइसबर्ग फ्रेश वाटर छोड़ते हैं, जिससे सैलिनिटी डिक्रीज होती है। इसी वजह से पोलर रीजन्स की सैलिनिटी कम होती है। लिखेंगे if the number of iceberg entering into the sea, if the number of iceberg entering into the sea increases, then they will add fresh water to the sea, thereby reducing its salinity. Therefore, the polar regions and temperate regions has lesser salinity. हिंदी में लिखेंगे, अगर हिमनदों द्वारा समुद्रों में आइसबर्ग अधिक छोड़े जाते हैं तो वो समुद्र में, लिखेंगे, स्वच्छ जल को छोड़ते हैं, जिससे लवणता कम हो जाती है। किसी कारणवश ध्रुवीय और समशीतोष्ण प्रदेशों के समुद्रों की लवणता कम देखी जाती है। हाँ, लवणता कम देखी जाती है। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है। ये चीज, नेक्स्ट पॉइंट देखें, अगर मान लेते हैं कि पानी फ्रीली मिक्स हो रहा है, जैसे मान लेते हैं कि ये जो है ये कोई कोस्ट है, दिस इज द कोस्ट, ओके, कोस्ट है, और यहां पर जो है पानी, ठीक है, यहां पर पानी जो है आ रहा है अच्छा खासा, ठीक है, फिर वो बैक वॉश भी होगा, मेरी बात समझ में गई, फ्रीली आ रहा जा रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर गर्मी है भी, इवेपोरेशन ज़्यादा है, सैलिनिटी बढ़ रही है, लेकिन पानी आ रहा है फिर जा रहा है, तो वो सैलिनिटी को कम कर देगा। जहाँ पर नमक बन भी रहा है तो उसको वो धुल के चला जाएगा, तो ओपन ओशन में वो चला जाएगा। इसका मतलब अगर जो है समुद्री जलधारा जो है, अगर जहाँ पर ज़्यादा आ रही है वहाँ पर लवणता या सैलिनिटी कम देखी जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? लिखें, if the sea waves is
is freely mixing with the saline water, then they will wash out the excessive salt, ठीक है ना, reducing the salinity of that region. लिखेंगे it should be noted that लिखेंगे the constant action of swash and backwash of the ocean water, लिखेंगे क्या, swash and backwash, लिखेंगे reduces the salt accumulating in a particular area. ठीक, अच्छा सुनो, यहाँ देखो अभी, अब अगर मान लेते हैं कि कोई तो ऐसा है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई समुद्र कुछ इस तरह से है, ऐसे है, यूं करके, ऐसे करके, क्या यहाँ, अच्छा यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर पानी है। अब ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पर समुद्र इतना इजीली मिक्स नहीं हो पाएगा क्योंकि पानी यहाँ कम जाएगा। मेरी बात समझ गई? तो ऑब्वियसली बात है, जो संकरे सी होंगे, जो नैरो सी होंगे, उनकी सैलिनिटी बढ़ेगी। जैसे हम बोलेंगे रेड सी, बात में आ गई, तो हम बोलते हैं जैसे रेड सी होती है, जैसे रेड सी कैसा है, इस तरह से भाई हम देखते हैं, ऐसे इंडिया है ये, इस तरह से ऐसे ऐसे करके जो है ये होता है कि नहीं होता है। अब दिस इज योर रेड सी। तो रेड सी में क्या है, पानी जो है ढंग से मिक्स नहीं होगा, ठीक है, लिखेंगे इसी के आगे से लिखेंगे, इट इज फॉर दिस रीजन that the narrow seas have higher salinity than a sea which has a wide mouth, ठीक है, लिख दिया। हिंदी में लिखेंगे, लिखें, अगर समुद्री लहरें लिखेंगे लवण वाले जल में आसानी से, लिखेंगे मिक्स को क्या बोलेंगे, मिक्स जाती है, आसानी से घुल जाती है, तो वह, लिखेंगे लवणों का इकट्ठा होना कम कर देती है। लिखेंगे समुद्री लहरों का स्वॉश और बैकवॉश से लिखेंगे समुद्र के जिस हिस्से में अगर लवण अत्यधिक हो भी रहा होता है, तो वह समुद्र की ओर घुल जाता है, जिसके कारण लवणता कम हो जाती है। समझ में आ गया? लिखें, जिन क्षेत्रों में
जिन क्षेत्रों में समुद्र संकरा होता है वहां पर अधिक लवणता देखी जाती है। वहां पर अधिक लवणता देखी जाती है। ठीक ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, और हम देखेंगे इसको फिर कल कल मंडे को। हाँ तो मैंने भेजी नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। भी इन्होंने नहीं, मैंने नहीं दी है तक, ठीक है। अच्छा सुनो, जो तो मैं लिखवा रहा हूँ उसकी तो दोबारा क्या पीडीएफ देंगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है। जैसे मैंने तुम्हें डेजर्ट में, तो डेजर्ट के बाद से पूरा लिखवाया, मैंने पूरा लिखवाया ना डेजर्ट के बाद में, ठीक है ना, तो ऑब्वियस बात उसकी पीडीएफ नहीं देगी। जो तुम्हें नहीं लिखवाया है, जिसमें सिर्फ समझाया है, उसकी जो है समझ में आ गया। ठीक है, फिर तुम्हारी हो गई छुट्टी। कल टेस्ट है तुम्हारा, मतलब टेस्ट होता है तुम्हारा, ठीक है फिर